चलिए बउआ, सब जुड़ जाइए जल्दी एकदम, है ना। चलिए अब देखिए, तो फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़े, कुछ याद भी किए, है ना। चलिए, तो यहाँ फिजिक्स में आज हम लोग देखेंगे भाई कूलम्ब का नियम। ठीक है, कूलम्ब का नियम समझिए। कूलम्ब का नियम कूलम्ब का नियम जैसे नाम से एकदम क्लियर है कि इस नियम का प्रतिपादन जो है कूलम्ब महोदय ने किया, है ना। तो नाम से क्लियर है, कूलम्ब का नियम है, कूलम्ब महोदय ने किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो क्या है यह नियम जो है ना, यह नियम कूलम्ब महोदय द्वारा दिया गया। हाँ, कूलम्ब महोदय द्वारा दिया गया। यह जो नियम है वह कूलम्ब महोदय ने दिया। अभी शॉर्टकट में समझिए कि भाई इतना अभी तो डेमो क्लास में है, अपने परिचय ले लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, ये पहली महत्वपूर्ण बात हुई। दूसरी महत्वपूर्ण ये बात है कि जो यह नियम है, ठीक है ना, यह नियम दो आवेशों के बीच, यह नियम दो आवेशों के बीच जो है लगने वाले बल की व्याख्या करता है। यानी दो आवेशों के बीच जो है बल लगेगा, कितना बल लगेगा इसकी व्याख्या कौन करता है, कूलम्ब का नियम करता है। ठीक है ना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कूलम्ब का नियम। चलिए, ठीक है ना। अब इस नियम में कहा क्या गया, ये दो बातें महत्वपूर्ण है कि कूलम्ब महोदय ने दिया और दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की व्याख्या करता है। अब इस नियम में क्या कहा गया भाई, चलिए, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, चलिए, क्या होगा कि दो आवेशों, इस नियम के अनुसार है दो आवेशों के बीच, ठीक है, लगने वाला, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, है ना। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, तो पहला देखिए कि क्या होता है कि आवेशों के परिमाणों माइनस प्लस से मतलब नहीं है, परिमाण से मतलब है, ठीक ना। तो परिमाणों के गुणनफल के
पाती परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है ना। यानी अगर दो आवेश है तो समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2। मैंने दो आवेश है, अब यहाँ समझिए, मालते बाद में लिखेंगे। दो आवेश है, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2, तो दोनों आवेशों का जो परिमाणों का गुणनफल है, जितना गुणनफल ज़्यादा होगा आवेशों के बीच उतना ही ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए दम दिमाग में रखिए, सबसे महत्वपूर्ण नियम है स्थिर विद्युत का, और दूसरा है, पहला तो देख लिए, और दूसरा है भाई कि दो आवेशों के बीच, हाँ, बीच का विद्युत बल है ना, याद रखिए उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझे ना, बोलिए। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे के मान घटेगा, ये हुआ व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि एक का मान अगर बढ़ेगा तो दूसरा का मान घटेगा, ये हुआ व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। ठीक है, तो ये दो नियम याद रखना है कि आवेशों के गुणनफल जो है, परिमाणों का गुणनफल, उसका समानुपाती और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका जो मैथमेटिकल सूत्र है, मैथमेटिकल जो है एक्सप्रेशन, यानी इसको मैथमेटिकली कहेंगे। चलिए मैथमेटिकली, प्रॉब्लम ये है मैथ कमज़ोर रहने से दिक्कत होती है, मैं कई बार बोल चुका। चलिए मैथमेटिकली में क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पर दो आवेश है, एक आवेश Q1 है और एक आवेश जो है वो हमें नहीं पता है Q1 और Q2 का नेचर क्या है। नेचर का मतलब कौन प्लस है कौन माइनस है, इसे लेना देना नहीं है। चलिए इसको मिला दिए, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। ठीक है ना, तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि Q1 तथा Q2 परिमाण का दो आवेश है ना, Q1 तथा Q2 परिमाण का दो आवेश है। ठीक है जी, चलिए यहाँ, हाँ जी, इनके बीच की दूरी जो है R है, इनके बीच की दूरी R है। ठीक है ना, चलिए यदि इनके बीच लगने वाला बल
एफ हो, अगर लगने वाला बल एफ हो तब पहला क्या होगा कि लगने वाला बल जो है एफ इनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। इसको पढ़िए मने मने, खाली क्या है कि अंतिम में कैसे मंत्र में लोग स्वाहा बोलते हैं, पूरा मंत्र समझ में आए या न आए, लेकिन अंतिम में क्या बोलते हैं, स्वाहा। और सब लोग जोर से बोलते हैं, है कि नहीं? पूरा आरती गावे चाहे ना गावे, लेकिन लास्ट में जय हो ना, अंतिम है जय हो जरूर बोले। लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, कस के बोलेगा। पूरा आरती सुने आवे चाहे ना आवे, तो ऐसा नहीं करना है यहाँ, है ना? यहाँ पर भैया पूरा चीज देखना है, ठीक है? चलिए, और दूसरा है एफ समानुपाती होगा 1/r², यानी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है? चलिए, अब देखो समानुपाती कहाँ लगता है। समानुपाती का मतलब है कि जो दिख रहा है, ये राशि दिख रही है हम लोग को, उस पर तो निर्भर करवे करेगा, इसके अलावे और भी दूसरी राशियों पर भी ये निर्भर करेगा। इसीलिए समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती लगाया जाता है। बात को समझिए, ठीक है? जैसे हमने कहा कि एफ है असमानुपाती है एक्स, ऐसा कोई राशि, या कह दिए कि देखो भाई एक्स समानुपाती है वाई, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है वाई पर तो निर्भर करवे कर रहा है, इसके अलावे और भी राशि है जिस पर ये निर्भर करेगा। इसीलिए हम लोग बराबर न लिख के समानुपाती लिखते हैं। ये बात को समझिए, क्योंकि इसके अलावे और राशि हैं जो हम लोग अभी नहीं जानते हैं, लेकिन और राशि पर निर्भर करेगा। अब अगर लिख दिए यहाँ पर एफ बराबर एम ए, तब बराबर अब आ गया है। बराबर के मतलब हुआ कि एफ एम और ए के अलावे तीसरी राशि पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि अब बराबर आ गया। तो बराबर और समानुपाती में यह अंतर को बढ़िया से समझ लीजिए कि बराबर हम तभी लगाते हैं जब उसके अलावे दूसरे राशि पर निर्भर न करे, और समानुपाती वहाँ लगाते हैं जहाँ जो राशि दिख रही है उसके अलावे और भी राशियों पर वो निर्भर करे। ये बात को समझिए, है ना? चलिए, तो ये दो को समझ गए ना कि भैया ये समानुपाती होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखिए, अब दो गो संबंध था, तो क्या करना है कि दोनों, है ना, संबंधों को मिलाइए। अब दोनों संबंधों को मिलाने पर, दोनों संबंधों को मिलाने पर दो गो नियम था, तो दोनों को मिला देंगे, समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटे R²। अब देखो समानुपाती है ना, तो समानुपाती का मतलब ही है कि इसके अलावे और भी राशि है जिस पर वह निर्भर करेगा। तो अब जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, अब हम बराबर लगाएंगे, तो अब वो राशि को लिखना पड़ेगा जिस पर ये निर्भर कर रहा था। तो वहीं से एक राशि आती है कांस्टेंट राशि 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। समझ रहे हो?
समझ रहे हो? अब बराबर आ गया। अब बराबर आ गया तो इसका मतलब हो गया कि अब और कोई राशि नहीं है जिस पर यह निर्भर कर रहा है। अभी जो दिख रहा है उसी पर निर्भर करेगा। अब यहाँ एक एक करके हम लोग निपटते हैं कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है। इसको हम लोग कहते हैं यह कूलम्ब नियतांक है। क्या है? कूलम्ब नियतांक। ठीक है, यह कूलम्ब नियतांक है। ठीक है, चलिए इधर देखो, इधर 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 देखो, उधर नहीं देखना, इधर देखो। ये क्या है? और जोर से बोलो। ऐसे ही जोर से बोलना है हर बार। हर बारी वॉल्यूम वाला ट्यून नहीं कोई बढ़ावेगा, कि वजह बढ़ाए ही हो, है ना? चलिए अब देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का जो मान है, मान आवेगा तो मान है 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर है। बोलो, याद होगा? 1/, इसको क्या पढ़ेंगे? इप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बराबर यह कूलम्ब नियतांक है। कौन नियतांक है? तो अब एक नंबरीवा सवाल में पूछेगा कि कूलम्ब नियतांक का मान कितना होता है ना? तो कितना होता है? फिर से पढ़ो। चलिए अब देख रहे हैं तुम लोग खाली पढ़ रहा है देख के, सबको देखे कि देख के पढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि 4 बार भी बोलेंगे तो अपने दिमाग में नहीं कैलकुलेट किया कि हमको याद हुआ कि नहीं हुआ। हर बार देखी के पढ़ रहा है। इसे क्लियर क्या हुआ शंभू? कि याद नहीं हुआ, है ना? यही गड़बड़ है ना, इसी को तो गड़बड़ कहते हैं। कितना हुआ शिवानी मान? कूलम्ब नियतांक का मान कितना हुआ? बैठले वाले बताओ ना। आगे पल्लवी बतावेगी। हाँ, इसी को याद करना कहते हैं। 4 बार मैं बोला तो 4 बार तुम क्या कर देख के पढ़ रहा है ना? तो ये नहीं ना याद होगा, है कि ना? तब संत लाल को याद होगा। संत लाल को कहाँ छोड़ दिया? चलिए ठंडा लग रहा है अभी ना। चलिए इसको याद करना है। अब देखिए, अब जो यहाँ एक आया इप्सिलॉन नॉट, पहले इसको पढ़ते क्या है? हाँ देखिए, इप्सिलॉन है ना, आई नॉट है। नॉट माने NOT वाला नॉट नहीं, ये नॉट है। ठीक है, ये जो नॉट है ये NOT वाला नहीं, अंग्रेजी वाला, ये ग्रीक वाला सिंबल वाला नॉट है, इप्सिलॉन नॉट। चलिए अब देखो, इप्सिलॉन नॉट जो है को निर्वात की विद्युतशीलता क्या कहते हैं? विद्युतशीलता कहते हैं। याद रहेगा? इप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है जी। चलिए अब देखिए, इप्सिलॉन नॉट जो है का मान कितना होगा? तो मान होगा 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है।
इसको हम लोग भाई है ना फैराड में भी बोलते हैं। फैराड एक मात्रक होता है धारिता का, भी लिखेंगे, लेकिन पहले इसके उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो देखिए 1/4 पाई साइलेंट नोट का मान, और ये हो गया इप्साइलन नॉट का मान। ये हमेशा आता है, अरे ठीक है, एकदम बेचारा नियर तो कैल ही रहता है यार, लगबे ना करता है कि पढ़े में एक्साइटमेंट है। आधा तो नहाई के नहीं आता है, आधा कोचिंग में 90% लोग नहाइल बिना नहिले है, उठता है खाली करके वो क्लास में चल आता है। फ्रेश मूड नहीं ना होगा, पढ़ने का एक नियत होता है। देखो बताते हैं, जैसे प्रार्थना करने से कुछ मिले या ना मिले वो बाद की चीज है, लेकिन प्रार्थना करने से अंदर से एक ताकत जरूर मिलती है, ये तुम याद रखना। अगर तुम रोज 10 मिनट उठ के सवेरे नहा धोवा करके अब बढ़िया से, हमने कहा अगरबत्ती जलाओ, कपूर जलाओ, धूप जलाओ, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सवेरे उठ करके नहा के सूर्य भगवान को भी, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति की को धन्यवाद देना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि प्रकृति ने ही हमें पाल रखा है। तो भाई उठ करके जा करके मन से, दिल से, आंख जोड़ मूंद करके, हाथ जोड़ करके 5 मिनट भी अगर आप मन में याद करें तो याद रखें, ये ताकत जो मिलेगी ना वो दिन भर तुमको फ्रेश रखेगा, एनर्जी देता है, अंदर से काम करने की प्रेरणा देता है। एगो बिछावन पर से उठे उठ करके और भैया गए और मैंने आंखों मुँह धोए कि नहीं धोए, पोछ पाछ लिए क्लास में आके बैठ गए। अब 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना भी हो, अब क्लास करके घरे गए, अब तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, भागने की जल्दीबाजी में हो, अब तुमसे कैसे पढ़ाई होगी, काम में मन नहीं लगेगा। तो याद रखिए ताकत मिलती है, भले मांगल मुराद पूरा हो, वो तो भाई गॉड गिव है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इतना तो है कि शरीर में एनर्जी पक्का मिलती है। जैसे कि अब कोई नारा लगाता है भाई, जब लेबर मजदूर आके वो काम देखते होगे, कहता जोर लगा के ना हाइसा, तो ताकत मिलती है कि नहीं मिलती है, चले बढ़ा के हाइसा और लगाओ हाइसा, तो इससे क्या हुआ, अंदर से ताकत मिलती है, और उससे क्या होता है कि मैंने बड़ा काम हो जाता है कि नहीं। ऐसे भी दिल से अगर एक बार तुम मैंने बात को कह लो, जो होती देखल जाती यार, है ना, पहले काम करके देखो, अंजाम होगा वो देखा जाएगा, तो तुम्हारे अंदर से एक ताकत आती है। वही है प्रार्थना में ताकत। चाहे तुम कोई धर्म के मानने वाले हो, अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह की प्रार्थना करो, उनको याद करो, भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, तो भाई मैंने प्रकृति को नहीं मानते हो तो प्रकृति को तो मानते होगे, है ना। प्रकृति को मानते होगे तो प्रकृति को याद करो, सवेरे सवेरे उठ करके एकदम सूर्य नमस्कार किया करो, ठीक है। देखो तुम्हारे अंदर ताकत का संचार होगा, एकदम दिन भर तुम्हारा मन फ्रेश रहेगा, आराम से रहेगा, काम में मन लगेगा। चलिए, और मन पसंद गाना सुना करो, मन पसंद, जिसे आत्मा कम से कम खुश हो जाए, आत्मा खुश हो जाए, है ना। दूसरा के देखा देखी कोई काम करो तो रोज कम से कम एक ऐसा काम करो जो तुमको खूब पसंद हो। अगर तुमको डांस करना पसंद हो, कान में ईयरफोन लगा करके लोग ना सुने, रूम में बंद हो करके भी जितना देरी तुमको एंजॉय करने का मन है करो। अगर तुमको गाने पसंद है, भले गला भगवान जी मैंने रफ़ी वाला न दिए हो, किशोर कुमार वाला न दिए हो, लता मंगेशकर का नहीं दिए हो, ये सब मैंने अवतारी पुरुष है, ये लोग जीनियस है। अब कोई लता मंगेशकर बन जाए ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, है ना, लेकिन फिर भी आपको जो आवाज़ है उसमें रियाज कीजिए, गाना गुनगुनाइए, देखिए आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे। मनपसंद खाना खाओ, खुश रहोगे। अगर तुमको दाल भात रोटी पसंद है वही खाओ,
अगर तुमको भाई मने है ना, अभी नहीं कहेगा कि हमारा रोज मुर्गे भात चाहिए, तो ये भी हो सकता है झोड़वे भात खाओ, है ना। कोई भी काम करो जो तुमको पसंद है वो काम करो। तो मतलब खेलना अगर पसंद है 1 घंटा खूब खेलो, खूब खेलो एकदम। क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, अभी ना कि पालथी मार के बैठ के फ्री फायर खेल रहे हैं, ये तो बोक्का वाला काम है। एकदम मैदान में तुम एक दिन भी टाइम निकाल के फील्ड में जाओ, अब मोबाइल ऑफ करके रख दो, ऑफ करके रख के तुम खेल मैदान में दोस्तों के साथ जाओ, समय बिताओ, भागो कूदो, इन्ने मारो उन्ने मारो, फुटबॉल क्रिकेट बॉल उन्ने मारो, फील्डिंग करो, वॉलीबॉल खेलो, और तुम घर लौटो, और तुम देखना 1 घंटा के बाद आने के बाद कि तुम्हारा मन कितना शांत है, ठीक है, और तुम्हारे अंदर एक एनर्जी कितना आया है। दिन भर मोबाइल के चक्कर में तुम अंदर अंदर कुंठित होते जा रहा है, संकीर्ण होते जा रहा है, ये तुमको पते नहीं अभी चल रहा है। तुम 1 घंटा मोबाइल जो है घरे छोड़ करके तुम जाओ, 1 घंटा के बाद लौटोगे ना, तो तुम्हारे लिए कोई कॉल नहीं होगा, तुम्हारे लिए कोई ऐसा मैसेज नहीं होगा जिसके बिना तुम्हारा काम न चलता हो, ऐसा कोई मैसेज नहीं होगा, ऐसा कोई कॉल नहीं होगा जिसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल रहा था। ये तुम्हारे कुंठा है अंदर से कि अगर हम 1 घंटा मोबाइल नहीं रखेंगे, देखो हम मोबाइल रख ले हैं, मोबाइल रख के छोड़ दिए हैं, हमको पता है कि 1 घंटा अगर मोबाइल ऑफ कर देंगे, रख देंगे, तो कोई मेरा ऐसा कॉल नहीं आने वाला है जिसे भारत की आर्थिक स्थिति जीडीपी पर असर पड़ेगा, है ना। 1 घंटा मेरे मोबाइल ऑफ कर देने से ये भारत की अर्थव्यवस्था पर, विदेश नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना। तो तुम्हारे साथ भी यही है ना अरुण। लेकिन क्या मन में वो कुंठा भरल है कि मोबाइलवा रे, है ना। यहाँ कितना का तो बाथरूम में मोबाइल लेके जाते देख रहे हैं कि जे गेल है वहाँ गाना बजा के नहा रहा है, और नहा कुछ रहा है, हिम्मत पहले जुटा रहा है, हिम्मत जुटा रहा, नहाए 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 नहाए, नहीं नहाए आज मैंने गोना धो काम चला ले, है ना। अंतिम में पूरा हिम्मत किया एकदम, तो पहले पैर पर पानी डाला, एक है ना, इस तरह का। चलिए, तो याद रखो तुम्हारे 1 घंटा आधा घंटा मोबाइल को ऑफ कर देने से कोई विदेश धरती के घूमने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चांद तारों के चमकने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा, महंगाई दर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जीडीपी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इंडियन क्रिकेट टीम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक ना, शाहरुख खान के फिल्म जो है उस पर असर नहीं पड़ेगा। तो फिर तुम ये मोबाइलवा ले करके ढो काहे ले रहा है जो कोई असर नहीं पड़ने वाला था। यहाँ तक कि तुम्हारे करियर पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप 1-2 घंटा मोबाइल ऑफ करके और रख के तुम मैदान में जा कर के, खेल मैदान में जरा क्रिकेट के बैट लो, भले खेले आवे चाहे ना आवे, मार सकता है ना, बैट भाग सकता है ना, फील्डिंग कर सकता है, बॉलिंग कर सकता है, थ्रोए करो, फुटबॉल देखो, वॉलीबॉल देखो, और तुम 1-2 घंटा के बाद घर लौटो, और तब देखो कि तुम्हारी मानसिक स्थिति कैसी है। तुम्हारे अंदर एक फ्रेशनेस आएगा, फ्रेशनेस, है ना। और तब रियलाइज हुआ कि नहीं, जिस हम मोबाइल को एकदम इतना इम्पोर्टेंट समझ रहे थे, उसके बिना भी मेरा काम चल सकता है और बढ़िया से चल सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको याद रखना है। इतना समझ गए, कोई दिक्कत। एक चीज और यहाँ बताना है हम लोग को कि जब भी फिजिक्स के अब आगे सूत्र पढ़ेंगे तो इसमें ये इप्सिलॉन नॉट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, खाली इप्सिलॉन क्यों नहीं लिखे, 0 लगाए। तो जहां भी ये इप्सिलॉन का 0 लगल रहेगा वहां समझ लेना है
कि यह माध्यम पर निर्भर करेगा, है ना। इसीलिए कहा गया निर्वात की विद्युतशीलता, है ना। इसका मतलब है कि यह माध्यम पर निर्भर करेगा। किस पर करेगा? माध्यम पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। इसीलिए याद रहे, जहां भी कोई सूत्र लिखा रहेगा और जिसमें दो गो आगे पढ़ेंगे कि निर्वात की चुंबकशीलता, है ना, तो उसमें अगर म्यू नॉट लगा रहे तो समझिए ये भी माध्यम पर निर्भर करेगा। इप्सिलॉन नॉट लगा रहे ये भी माध्यम पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ध्यान यही देना है कि ये माध्यम पर निर्भर करेगा, ठीक है जी। चलिए, तो चलो भैया एक चीज और आगे देख लीजिए। ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन आता है, निर्वात की विद्युतशीलता इप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। देखो जो पढ़े 11th में अभी 12th में काम आएगा, बीमीय सूत्र, ठीक है। बीमीय सूत्र, अब बताइए बीमीय सूत्र। तो यहाँ देखो F बराबर, ध्यान देना है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। मात्रक से भी हम लोग बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं, पहले यहाँ से देख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट यहाँ आवेगा, बोलो जी। तो 1/4 पाई F यहाँ चला जाएगा, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब देख लो इप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। तो बोलिए, देखिए जो संख्या होता है 1/4 पाई, ये बीमाहीन है, ऐसा कोई बीमा नहीं होता है। तो F बच गया, 1 हो गया M L T माइनस 2 गुना, है ना। Q1 है आवेश का, AT होता है, A माने एम्पियर। चलिए R का मतलब दूरी, दूरी माने L स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये M अकेले है, तो अकेले है तो ऊपर जाएगा। अब देखो L कितना, 3 गो है, तो 3 गो ऊपर जाएगा ना, बोलो बोलो। अब देखो T ऊपर 2 गो है, अब -2 नीचे है तो ऊपर जाके 4 हो जाएगा ना, और A 2 गो है तो A स्क्वायर हो जाएगा, बोलो जी। यही हम लोग का हो गया बीमीय सूत्र हो गया, ठीक है, बोलो बोलो। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, अभी देखे हैं, कुछ लिखे थे। चलिए, तो यहाँ पर अभी पढ़े थे कि भाई कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, पढ़े थे कि ना। तो इप्सिलॉन नॉट का जो बीमीय सूत्र होगा, अब इसी आधार पर होगा, कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी सूत्र से निकाल लेंगे। अब ये कूलम्ब स्क्वायर है तो आवेश का मात्रक होता है AT, AT का स्क्वायर ना, तो A स्क्वायर T स्क्वायर। अब बटे न्यूटन का होता है M L T माइनस 2, M दूरी, तो दूरी का L स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा M तो ऊपर जाएगा -1, L का Q हो गया, और T ऊपर 2 गो तो 4 गो हो गया ना जी, ये 4 हो गया प्लस में ना। देखिए यहाँ ध्यान दो, और ये का तो मात्रक से भी इसका बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं, और नहीं तो सूत्र से, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। याद रखिए, फ्रेश माइंड रखेगा तब समझ में तुरंत आ जाएगा। अब देखो क्या है, एकाएक यहाँ देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, प्रक्रिया को समझिए। और मुझे पता है
कि तुम्हारे पास धैर्य की बहुत कमी है। ये धैर्य की आपके पास बहुत कमी है, ये मुझे पता है। आपको पहले अगर बड़ा इम्तहान पास करना है तो पहले आपको धैर्य बनाना होगा, अंदर धैर्य कि हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा धैर्य बना के पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े लंबे आंसर लिख सकते हैं, बड़े बड़े डेरिवेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये धैर्य रखना पड़ेगा। तुम्हारे पास धैर्य इतना कम है कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर 1 से 2 लाइन लिखते लिखते तुम भैया उब जाता है। ये तुम्हारी समस्या है। अगर अभी कहा जाए कि तुम गाय पर निबंध लिखो तो इतने बच्चे में 20 लाइन अब 25 लाइन लिखने की कैपेसिटी किसी के पास नहीं होगा। 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन लिखते लिखते अब थक जाएंगे, अब थक जाएंगे। यकीन न हो तो कभी अकेले में बैठ करके और लिखने की कोशिश करना और देखना कि एक्चुअली में ये बात सही है, सही है। अब कोई मुद्दा लीजिए, कोई चीज आपको अगर आतंकवाद पर लिखना है, दहेज प्रथा पर लिखना है, अब लिख के देखेंगे। अपना विद्यालय पर लिखना है, अब देखेंगे कि आप 5 से 10 लाइन तक जाते जाते 10 लाइन हार्डली जाते जाते तुम वो भी आ जाएगा, थक जाएगा। इतना कम स्टेमिना है तुम्हारे पास, ठीक है। हिंदी में आंसर लिखते हो शॉर्टकट चाहिए, अंग्रेजी में लिखते हैं शॉर्टकट चाहिए, एसएसटी में आंसर लिखते हैं शॉर्टकट चाहिए। तो बताइए कि शॉर्टकट से कहाँ तक जाइएगा। लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं होता है, कंसेप्ट होता है। शॉर्टकट करके एक आध 2 परीक्षा इंटर मैट्रिक पास कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी का इम्तहान भैया शॉर्टकट से नहीं पास कीजिएगा। नौकरी वाला एग्ज़ाम जो होगा शॉर्टकट से नहीं पास कीजिएगा। कंसेप्ट वाले बच्चे ही वो रिजल्ट देते हैं। इसीलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। चलिए इसको उतारिए।